नमस्कार, जय भीम, जय जोहार। मैं राहुल राज, द अपोजिंग टाइम्स के चुनावी चर्चा पे आपका स्वागत है। आज हम हरियाणा चुनाव पर विस्तृत बातचीत करेंगे। हमारे साथ के कुमार सर हैं। हम इनसे जानेंगे कि हरियाणा की अभी वर्तमान राजनीतिक हालात क्या हैं, वहाँ पे बीजेपी क्या सेकेंड बार वापसी करने के लिए तैयार है या कांग्रेस सत्ता में आएगी। इसके बाद हम ये भी जानेंगे कि बहुजन समाज का वहाँ पे किस प्रकार से इफेक्ट है और जो दुष्यंत चौटाला जी के साथ आजाद समाज पार्टी के पुरोधा माने जाने वाले चंद्रशेखर आजाद भी शामिल हो गए हैं। तो दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर आजाद जी की गठबंधन किस प्रकार से हरियाणा चुनाव में अपना इफेक्ट डालेगी, हम आज उसी पे चर्चा करेंगे। तो सर बताइए, अभी क्या चल रहा है हरियाणा में, क्या स्थिति है, वहाँ का क्या माहौल लग रहा है आपके नज़र से? क्या बीजेपी दोबारा आ रही है या कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, क्या लगता है आपको? देखिए, चल तो कांग्रेस रही है। असल में कांग्रेस दौड़ रही थी, अब चल रही है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शैलजा जो एक प्रमुख नेता हैं कांग्रेस की और दलित समाज से आती हैं और दलितों पर उनका काफ़ी बड़ा प्रभाव है, इम्पैक्ट डालती है। अगर हम थोड़ा सा पिछले चुनाव को देखें, 2019 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे हरियाणा में, उस समय शैलजा और हुड्डा एक साथ थे, दोनों मिलकर एक साथ चुनाव लड़े थे और वहां पे कांग्रेस ने बहुत शानदार प्रदर्शन, हालांकि वो सत्ता में नहीं आ पाई थी, लेकिन 2014 की अपेक्षा कांग्रेस के वोट में 7.5%, अगर मैं सही हूँ, अगर मुझे आंकड़ा सही से याद है तो 7.5% की बढ़ोतरी थी और सीटों में भी शायद 12 सीटें बढ़ी थी। इस बार लग रहा था, हालांकि माहौल तो पहले से था, शैलजा गुट और हुड्डा गुट अलग अलग खेमा, मतलब लगातार मीडिया में भी चर्चा का विषय पहले से भी दिख रहा था कि शैलजा गुट और हुड्डा गुट अपनी अपनी राजनीति, कांग्रेस के अंदर अपनी अपनी राजनीति की रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं। हर किसी को मुख्यमंत्री बनना है, कुर्सी एक है, दावेदार अनेक हैं। उधर सुरजेवाला भी हुआ करते थे, इस समय वो तो सिर्फ अपने बेटे की टिकट लेकर ही शांत बैठ गए। ये अच्छी खबर है कांग्रेस के लिए, लेकिन माना ये भी जाता, बहुत सारे जो कांग्रेस के सपोर्टर हैं, कार्यकर्ता हैं, वो मान रहे थे कि संभवतः चुनाव में जाने से पूर्व शायद कांग्रेस का जो नेतृत्व है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी से काफी नजदीकी शैलजा की मानी जाती है, हुड्डा परिवार भी काफी नजदीक है, तो माना जा रहा था कि शायद गांधी परिवार या केंद्रीय नेतृत्व खड़गे साहब इस बात को समझेंगे और दोनों गुटों के बीच कोई मध्यस्थता करके सेटलमेंट किया जाएगा और कांग्रेस की जो आपसी गुटबाजी है वो काफी हद तक खत्म होगी और कांग्रेस इंटैक्ट होकर पूरी तरह से एकजुट होकर चुनाव में जाएगी। लेकिन उम्मीदों पर पानी फिरता दिख रहा है जी। शैलजा नाराज हैं, क्लियर दिख रहा है, वो लगातार अलग अलग चैनलों पर इंटरव्यू दे रही हैं और वो मतलब नाराजगी उनकी दिख रही है। पहले भी मतलब जब चुनावी घोषणा पत्र शुरू हो रहा था उस मंच पर वो नहीं थी, सभी बड़े नेता थे, वो नहीं थी। एक बात और आई कि टिकट बंटवारे को लेकर वो काफी नाराज हैं और 70 या 72 90 में से 89, हालांकि कांग्रेस 89 सीटों पर लड़ रही है, एक सीट सीपीएम के पास, हाँ, कम्युनिस्ट पार्टी है। तो वहाँ शैलजा गुट की नहीं चली, टिकट बंटवारे में शैलजा गुट की नहीं चली और हुड्डा गुट का वर्चस्व रहा जी। तो इस तरह से देखें तो हुड्डा गुट मतलब कांग्रेस की जो आंतरिक लड़ाई है उसमें जीतते तो दिख रहे हैं, लेकिन जनता के बीच जो असली वोटों की लड़ाई है, जिसमें अब उनका मुकाबला बीजेपी के साथ है, उसमें जीत तो अहम होगी ना। बिना जीते आप जनता के बीच बिना जीते तो आप मुख्यमंत्री बन नहीं सकते हैं। सिर्फ पार्टी की आंतरिक लड़ाई को जीत के अपने किसी प्रतिद्वंदी पार्टी के अंदर किसी प्रतिद्वंदी को हरा के आप मुख्यमंत्री तो बन नहीं सकते हैं। कुल मिलाकर देखें तो कांग्रेस निश्चित तौर पे चुनाव से पहले बीजेपी की जो खराब हालात थे, जिसको मतलब एक तरह से कहा जाए, ये भी कहा जा सकता है कि जब खट्टर को बीजेपी ने सीएम पद से हटाया तो एक बात तय हो गई, स्पष्ट हो गई कि बीजेपी खुद मान रही है, आंतरिक शायद सर्वे उसने कराया होगा कि खट्टर को लेकर जनता में नाराजगी है और यही कारण है कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से लगभग, हाँ, एक लोकसभा चुनाव से शायद 1-1.5 माह पहले ही खट्टर को हटाया गया और सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया।
एक दो प्रयोग ये बीजेपी करती रही है कि जहां एंटी इनकम्बेंसी को काउंटर करने के लिए बीजेपी जो पुराने नेता हैं उनको हटा के और नए उम्मीदवार उतारती है। वो हाँ, प्रयोग वो यहाँ हर भी हुआ, लेकिन तमाम रिसर्च और लगातार रिपोर्ट्स भी बता रहे हैं कि सैनी से जो उम्मीद थी वो उम्मीद पर खरे उतरते नहीं दिख रहे हैं सैनी। अब बीजेपी खेल से पूरी तरह आउट थी, कांग्रेस के हाथ में पूरा खेल था, लेकिन कांग्रेस की आपसी गुटबाजी परिणाम को मतलब ये काफी हद तक तय करेगा कि ये गुटबाजी शैलजा दलित समाज जाती है और दलितों की नाराजगी किस हद तक प्रभावी होती है। क्या वो शैलजा को लेकर इस हद तक मतलब मामला चला जाता है कि वो कांग्रेस के खिलाफ में दलित वोट कर देते हैं। तो इसका नुकसान काफी कांग्रेस को होगा, और कितना नुकसान होगा यही रिजल्ट तय करेगा। दुष्यंत चौटाला जी के साथ चंद्रशेखर आजाद भी मैदान में कूदे हुए हैं, दोनों गठबंधन करके आए हुए हैं और कांग्रेस में अंदरूनी लड़ाई चल रही है, एक हुड्डा गुट है, एक शैलजा गुट है। तो इस पर फिर कितना इम्पैक्ट डाल पाएंगे, दलित वोट किधर अपना रुख करेंगे? क्या दुष्यंत चौटाला जी एक किंग मेकर की भूमिका में फिर से इस बार रहेंगे हरियाणा में? देखिए, जहां तक दुष्यंत का सवाल है, पिछली बार दुष्यंत को 10 सीटें आई थी। उन्होंने अलग पार्टी इनेलो से अलग होकर एक नई पार्टी अस्तित्व में आई थी, जजपा, जननायक जनता पार्टी। दुष्यंत युवा चेहरा थे। पिछले चुनाव में जनता ने, युवाओं का काफी, हरियाणा के युवाओं ने उन्हें उम्मीद के तौर पर देखा और अच्छा वोट मिला था और 10 सीटें आई जी। और भाजपा के साथ गठबंधन करके उन्होंने सरकार बनाई। किसान आंदोलन, जब हरियाणा में किसान आंदोलन एक बड़ा मुद्दा है, लोकसभा चुनाव में भी दिखा ये बात कि हरियाणा में किसानों का मुद्दा बड़ा मुद्दा है। किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा में काफी मतलब अभी चर्चा है। वो लोग भूले नहीं हैं कि मतलब दिल्ली बॉर्डर पर जो हुआ उसको लोग भूले नहीं हैं, और उस दौर में दुष्यंत बीजेपी के साथ है, सरकार के साथ। फिर दुष्यंत तो कहते फिरते हैं कि हम बीजेपी में थे तो किसानों को हम बचाने की कोशिश किए, किसी पर एफआईआर नहीं हुआ आज तक। तो अभी भी ये देखिए, ये तो दुष्यंत, अब तो कुछ कहने के लिए कुछ ना कुछ तो कहना ही पड़ेगा। लेकिन कहने की बात है, किसान समझता है कि कौन लोग, जो लोग उन्हें दिल्ली जाने से रोक रहे थे, जो लोग काले कानून ला रहे थे, उनके साथ कौन लोग खड़े थे, ये किसान समझता है। ये कैसे भूल सकता है आप, मतलब भूल कैसे सकता है? तो दुष्यंत के प्रति हरियाणा में नाराजगी काफी गंभीर है, भारी है, खास करके कहीं से मतलब मुझे तो लग रहा है कि उचाना, जहाँ पे दुष्यंत की अपनी सीट है, वहां भी वो बुरी तरह फंसे हुए हैं, और अगर वो जीत जाए तो मतलब बड़ी बात होगी। अच्छा, ये आप बड़ी बात बोल रहे हैं फिर तो। बिल्कुल, उचाना में मतलब उनके लिए मतलब दुष्यंत सिर्फ अपना उचाना सीट भी नहीं बचा पाएंगे, तब ऐसा कहा जा सकता है। फंसे हुए हैं, शायद जीत सकते हैं, नहीं भी जीत सकते हैं, क्योंकि वहाँ कांग्रेस से उम्मीदवार हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह, जो बहुत कद्दावर नेता है, पुराने नेता है। ये भी देखिए, तो मतलब उचाना फंसी हुई सीट है। दुष्यंत के लिए अपनी सीट प्रतिष्ठा का विषय बनी है, पार्टी तो छोड़ ही दीजिए। 10 सीटों की बात और चाबी हाथ में रखने वाले की सत्ता की चाबी उनके पास होगी इस बार, और उन्हीं की चाबी ताला खोलेगी। इस बार ऐसा कोई सीन नहीं दिख रहा है। हाँ, अब रही बात आजाद समाज पार्टी के नायक, नए नायक, जो दलितों के अब उभरते हुए नायक कह सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी खत्म हो रही है, अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है, और दलितों को अब भी मतलब अब एक तरह से क्या कह सकते हैं कि दलितों उस जगह को भरने की कोशिश भी मालिक कर रहे हैं। अपने लिए नेतृत्व देख रहे हैं, और शायद मतलब कोशिश तो करते दिख रहे हैं, अपनी सीट जीते हैं, लोकसभा में पहुंचे हैं। लेकिन ये भी कहना मुश्किल है कि क्या सच में आजाद समाज पार्टी या चंद्रशेखर आजाद भी मार में सच में इस हद तक प्रभावी है कि वो जो दुष्यंत चौटाला का खिसका हुआ वोट बैंक है। दुष्यंत चौटाला की स्थिति है क्योंकि मतलब ज्यादातर जो विधायक जीते हुए थे सब भाग गए। तो ऐसे में मतलब जो वोट बैंक खिसक गया है, जो पार्टी खिसक गई है, जो संगठन खिसक गया है, क्या ये सारा खिसकी हुई जमीन को सिर्फ मतलब आजाद समाज पार्टी या चंद्रशेखर के आने से वो सारी खिसकी हुई जमीन वापस आ जाएगी? ये बहुत मतलब एक तरह से बहुत मुश्किल है। अभी आजाद समाज पार्टी को लेकर हरियाणा में कोई बहुत सपोर्ट
है, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। दूसरी तरफ बहुजन भी तो है, इन लोगों के साथ बहुजन का भी गठबंधन है, तो दलित पार्टी होने का दावा वो भी करती है और पुरानी पार्टी है, अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। लेकिन बहुजन के बारे में एक बात हमेशा कही जाती है कि बहुजन वो पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी मतलब एक समय ऐसा था कि माने माना जाता था कि मायावती प्रधानमंत्री की सशक्त दावेदार हैं इस देश में। और बहुजन के बारे में एक बात कही जाती है कि देश के किसी भी हिस्से में चुनाव, आप अगर विधानसभा 70-80-100 सीटों के हैं तो 1-2 विधायक जीत ही जाते हैं। बहुजन समाज पार्टी हर जगह 1-1.5-2% वोट ला देती है। तो उसका एक इंटेक्ट वोट रहा है, कैडर वोट है बहुजन के पास। तो वो इनेलो के साथ है, इंडियन नेशनल लोक दल, उनका अपना चौटाला भी चुनाव लड़ा, हालांकि उनकी भी स्थिति कोई बहुत सहज नहीं है। कुल मिलाकर मेरे हिसाब से मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी का ही है। कांग्रेस की गुटबाजी बीजेपी के लिए उम्मीद की किरण है, एकमात्र उम्मीद की किरण। बीजेपी यही उम्मीद कर रही है कि कांग्रेस टूटे, कांग्रेस में का वोट बैंक टूट जाए और बीजेपी के लिए कोई उम्मीद एक अचानक से कोई चमत्कार जैसा हो जाए सैनी जी के नेतृत्व में। बेसिकली कहा जाए तो इनोला के साथ जो बसपा की गठबंधन है, एक तरफ वो बहुजन समाज की हिमायती बनी हुई है क्योंकि आज से नहीं, वो सदियों से चल रही है काशीराम के झंडे तले। दूसरी ओर काशीराम के झंडे तले बहुजन समाज से चंद्रशेखर आजाद भी हैं जो कि दुष्यंत चौटाला जी के साथ लड़ रहे हैं। और कांग्रेस में गुटबंदी चल रही है जिसमें शैलजा जी हैं, वो भी दलित के नुमाइंदे हैं, नेता हैं। तो कितना इम्पैक्ट पड़ेगा और इसका बीजेपी को कितना फायदा होने जा रहा है? नहीं देखिए, मतलब एक कहा तो जा रहा है कि मतलब कुछ लोग ऐसे हैं, मतलब हालांकि मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है, बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत मौजूद है। अगर थोड़ा बहुत रिकवरी होता भी है कांग्रेस की गुटबाजी की वजह से, या ये जो अब आम आदमी पार्टी भी तो है, आम आदमी पार्टी भी एक खिलाड़ी है और केजरीवाल लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उनका घर भी है। और विपक्ष की कुछ एक धड़े का ये एक तरह से इंटरनल आरोप भी लगाया जा रहा है, इंटरनल, कि केजरीवाल को इसीलिए छोड़ा गया है कि वो हरियाणा में चुनाव प्रचार करें, हरियाणा में चुनाव प्रचार करें और जो बीजेपी के खिलाफ जो वोट है, जो एंटी बीजेपी वोट है, उसमें बिखराव हो, आम आदमी पार्टी थोड़ी उसमें एक अपनी हिस्सेदारी ले। तो अगर मतलब एक तो कहा जा रहा है कि जेजेपी और जो आजाद समाज पार्टी का गठबंधन है और इनेलो और बसपा का गठबंधन है, आम आदमी पार्टी उधर तार ठोक रही है। अगर ये सब मिलकर उम्मीद की जा रही है, बीजेपी उम्मीद कर सकती है कि ये लोग मिलकर एंटी बीजेपी वोटों में ठीक ठाक हिस्सेदारी लें और बीजेपी के लिए थोड़ी स्थिति सहज हो। कितनी सहज होगी ये मतलब, लेकिन मतलब स्ट्रांगली बीजेपी के लिए अभी भी चुनौती बहुत मुश्किल है। एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है, लगातार निराशा है। किसान आंदोलन का मुद्दा है, तो किसान आंदोलन का मुद्दा अपने आप में एक ऐसा मुद्दा है जो पूरे चुनाव को पलट सकता है। और दूसरा भी जो ताज़ा मुद्दा है उसको कैसे बोल सकते हैं, वो लड़की पहलवान जी जिन्हें सड़कों पे घसीटा गया, हाँ वो घसीटा गया, जो वो हरियाणा के स्वाभिमान से जुड़ के उसको देखा जा रहा है। पहलवानों का मुद्दा, पहलवान बेटियों का मुद्दा, विनेश फोगाट कांग्रेस उम्मीदवार हैं, तो ये सब तमाम चीजें बीजेपी के खिलाफ जा रही हैं और इसका भरपाई मतलब मुश्किल लग रही है। तो बीजेपी फिर जो अपना मुख्यमंत्री चेंज की पिछले चुनाव से, लोकसभा चुनाव से पहले, तो उसका इम्पैक्ट क्या नहीं पड़ने जा रहा? बीजेपी को उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा? देखिए, सैनी से जो उम्मीदें बीजेपी ने की थी, मैंने पहले भी कहा कि बीजेपी की ये टैक्टिक्स रही है। कई चुनाव में बीजेपी ने ऐसा किया है कि वो जिन पुराने उम्मीदवारों को, दिल्ली चुनाव में हमने देखा था, को पुराने उम्मीदवारों को बदल के नए उम्मीदवार दे देती है कि पुराने उम्मीदवारों के प्रति जो जनता का गुस्सा है, जो एंटी इनकम्बेंसी है, वो खत्म हो जाए। नए उम्मीदवार हैं तो उस पर क्या ही आरोप लगा सकते हैं, पुराने वाले अगर गलत थे तो उसको हटा दिया। तो ऐसे जनता में मैसेज जाता है कि पार्टी ने ही कार्रवाई कर दिया, गलत नेता था, भ्रष्टाचार में लिप्त या जो भी है, मतलब सही नहीं था जनता के लिए, तो पार्टी ने ही बदल दिया, नया उम्मीदवार दे दिया, अभी ये नया वाला नया है। तो ये वाली टैक्टिक्स यहाँ पे आजमाने की कोशिश हुई कि खट्टर 9.5 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे और उनके प्रति एक जबरदस्त
एंटी इनकम्बेंसी थी। ये शायद बीजेपी का बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब उनके पास बैकएंड सपोर्ट है, उनके पास सर्वे टीम है जो लगातार चीज़ों को सर्वे कर दिया। शायद सर्वे में आया होगा कि खट्टर के प्रति नाराजगी जनता में है। सैनी से उम्मीदें थी, बीजेपी ने काफ़ी उम्मीदें से सैनी को मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन सैनी ऐसा लग नहीं रहा है कि उस उम्मीद पर खरा उतरते दिख रहे हैं। बहुत लोग मान रहे हैं कि सैनी में अभी वो राजनीतिक मतलब लोकप्रियता के उस पड़ाव पर नहीं पहुंचे हैं कि बतौर मुख्यमंत्री के रूप में अपने आप का दावा ठोक सकें। उन्हें मुख्यमंत्री पद मिला जी, दिया गया। हाँ, वो इलेक्टेड सीएम नहीं है, उस सिलेक्टेड सीएम है। बीजेपी ने उन्हें जिम्मेदारी दी, इस पर उनकी परीक्षा थी, लेकिन लग तो नहीं रहा है कि वो परीक्षा की अच्छी से तैयारी करके आए हैं। फिर सर क्या लग रहा है आपको? तब आप तो लगभग चुनाव अंतिम कगार पे है, चुनाव प्रचार, आपको 5 को चुनाव होने जा रहे हैं, हरियाणा में 8 को सरकार बनने जा रही है, तो कौन बन रहे हैं मुख्यमंत्री हरियाणा के? ये कहना तो मतलब मुश्किल ही है, अभी तो जनता तय करेगी हरियाणा की। लेकिन एक मतलब अगर हम जहाँ से देख रहे हैं सीन को जी, तो ये मुख्यमंत्री कौन होगा ये तो मतलब छोड़ दीजिए, क्वेश्चन ही नाजायज है एक तरह से। कौन आगे है, कौन आगे दिख रहा है, किसकी संभावना मौजूद है, हम उस पर बात कर सकते हैं। और निश्चित तौर पे शैलजा की नाराजगी एकमात्र निगेटिव फैक्टर है जो कांग्रेस के खिलाफ जा रही है। अन्यथा कांग्रेस के फेवर में बहुत अच्छी चीजें हैं, बहुत काफी पॉइंट्स हैं। बीजेपी के खिलाफ में नेगेटिव चीजें ज्यादा हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए, अगर उस पॉजिटिव और नेगेटिव के अगर हम कैलकुलेशन को सेट करें तो ये कह सकते हैं कि कांग्रेस लीड में है, अभी आगे चल रही है। और देखते हैं क्या होता है, लेकिन कांग्रेस लीड में है। अगर इस 8-10 दिनों में, हालांकि बीजेपी चुनाव है, इस समय तो चुनाव में बहुत बड़े बड़े खेल होते हैं, अंतिम 2-4 दिनों में भी अचानक से कुछ चीज़ें हो जाती हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स होती हैं। तो अगर वैसी कुछ हो ना हो तो शायद बीजेपी कांग्रेस के लिए स्थिति बेहतर है, निश्चित तौर पे बेहतर है। शैलजा साथ होती, आंकड़े ज़्यादा बेहतर होते और ज़्यादा बेहतर होते, कांग्रेस सरकार बना भी लेगी, तभी हम ये मानेंगे कि शैलजा गुटबाजी, कांग्रेस की गुटबाजी की वजह से सीटों में अंतर तो आएगा। हो सकता है बहुमत के दम पर सरकार बना ले कांग्रेस, लेकिन गुटबाजी का इम्पैक्ट दिखेगा, कितना दिखेगा ये रिजल्ट इंतजार है।